Greetings aspirants and welcome to UPSC Guides Prelims PYQ discussion series. Here every day we discuss prelims past year questions, we analyze them, we find patterns and important areas. You can join our Telegram group where you can get daily PYQs in the morning and the evening you can get the expert discussion and analysis of those PYQs. Also, you will be provided with subject-wise PDFs of those analysis and discussions. This initiative forms the foundation of your UPSC prelims preparation and journey. So, stay connected and see you there. So, today's topic is the continuation of yesterday's topic, that is the parliament. Okay, this is the part 2. The first question is regarding the money bill, which of the following statement is not correct. मनी बिल के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी एक क्वेश्चन देखा था. I have already told you how you can prepare a chart of comparative analysis of money bill, ordinary bill, money bill, finance bill 1, finance bill 2 and your कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. तो उसको कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्रायर परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए, मेजॉरिटी कितनी चाहिए, ज्वाइंट सीटिंग की अवेलेबिलिटी है या नहीं, इन पैरामीटर्स पर उनको आप कंपेयर कर सकते हो. इट इज अ इजी मेथड. कंपैरेटिव लेवल पर चीजें पढ़िए, आपके लिए वो आसान होगा. ओके, रिगार्डिंग द मनी बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो यहां पर देखिए कि मनी बिल के बारे में, अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंपोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स. तो यहां पर स्पेसिफिकली आपका जो आर्टिकल 110 है उसमें मेंशन किया गया है, तो यही चीजें है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. आगे जाकर देखते हैं. अ मनी बिल हैज प्रोविजंस फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. हमें पता है कि मनी बिल कहां किससे डील करता है, कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा पड़ा है, कंटिजेंसी फंड में जो पैसा पड़ा है, पैसे से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं, पर्टिकुलरली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उससे डील करता है. तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है. देन थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. अ मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. तो यहां पर कंटिजेंसी फंड से इंपॉर्टेंट क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उससे अप्रोप्रिएशन करने के लिए मनी बिल इंपॉर्टेंट होता है. तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत होता है. मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो अगेन ये कर्जा लेना हो, किसी को गारंटी देनी हो कर्जे के लिए, तो ये सारी चीजें भी जब करनी होती है गवर्नमेंट को, तो उसे मनी बिल इंट्रोड्यूस करके उससे पार्लियामेंट से उसके लिए परमिशन निकालनी होती है. तो आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है इज नॉट करेक्ट. बाकी तीन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाते हैं. तो व्हेन इट कम्स टू मनी बिल हमें पता है कि मनी बिल इज ओके. तो व्हेन इट कम्स टू मनी बिल, आर्टिकल 110 में 110 में उसका डिफिनेशन दिया गया है. इंपोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नॉट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. हमें पता है तीन फंड है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट. उसमें कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए, नॉट कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट, क्योंकि कंटिजेंसी तो इमरजेंसी है, हर बार पार्लियामेंट की परमिशन नहीं ले सकते. रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग द गारंटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके से. तो मनी बिल इज नॉट कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड, इंस्टेड इट डील्स विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड. ओके. With reference to Parliament of India, which of the following parliamentary committee scrutinizes and reports to the House whether the power to make regulation, rules, sub-rules, bylaw, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of delegation. यहां पर क्या है देखिए कि which committee of the Parliament which स्क्रूटिनाइजेस एंड रिपोर्ट्स टू द हाउस. यहां पर क्या है कि पार्लियामेंट ने कुछ तो ऑथराइजेशन किया है, पार्लियामेंट ने कुछ तो अथॉरिटी और दी है, पावर दी है एग्जीक्यूटिव को कि कुछ चीजें करने के लिए हर बार आपको पार्लियामेंट की परमिशन लेने के लिए जरूरत नहीं है. आप अपने लेवल पर भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस चलाने के लिए चीजें कर सकते हो. इसके लिए आप रूल बना सकते हो, इसके लिए आप नोटिसेस निकाल सकते हो, इसके लिए आप बाय लॉज बना सकते हो. ये सारी जो चीजें हैं, रूल, सब रूल्स, बाय लॉज, रेगुलेशंस, ये सारी चीजें रोज एग्जीक्यूटिव्स को डिक्लेयर करनी पड़ती है, नई नई बनानी पड़ती है. हर बार आप उसके लिए परमिशन
नहीं ले सकते पार्लियामेंट से, तो इसीलिए वो काम जो है पार्लियामेंट डेलीगेट कर देती है कि आप ये कर लीजिए, हमारी परमिशन है आपको। अब वो अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में वो सारी चीजें कर रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए एक पार्लियामेंट की कमेटी होती है जिसे पार्लियामेंट ने अपॉइंट किया है। उनका काम है कि ये सारी चीजें जो डेलीगेट की गई है एग्जीक्यूटिव को, वो उस दायरे में चल रही है या नहीं, वो देखने के लिए एक कमिटी होती है, और वो कमिटी होती है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब क्या है कि डेलीगेट किए हुए लेजिस्लेटिव वर्क है, कि हर बार पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, वो आपको डेलीगेट सबऑर्डिनेट लेवल पर दिया गया है। रूल्स कमिटी, गवर्नमेंट एश्योरेंस कमिटी और एडवाइजरी कमिटी है, वो इसमें डील नहीं करती। ओके, तो आंसर सिंपल है। रूल्स कमिटी क्या करती है, तो कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस स्क्रूटिनाइजेस एश्योरेंसेस प्रॉमिसेस अंडरटेकिंग गिवन बाय मिनिस्टर्स ऑन द फ्लोर ऑफ हाउसेस, तो वो नहीं है। रूल्स कमिटी प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए रूल्स कौन से होने चाहिए, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, उस पर बात करती है। व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, वो डेली एजेंडा जो होता है वो उस बनाने के लिए मदद करती है और उसको स्क्रूटिनाइज करती है। तो इसका आंसर सीधा सीधा आपका बन जाता है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, कमिटीज आर इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू पार्लियामेंट चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 2018 से ये क्वेश्चन बन जाता है। इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज स्वतंत्र पार्टी। ओके, द लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969, and in the Lok Sabha if the party does not have minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as the leader of opposition। अब आपको यहां पर देखना है कि यहां पर क्या है, 2018 का क्वेश्चन है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम पुरानी बातों के बारे में बात की जा रही है। दो चीजें भी अगर आपको पता नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, इन द लोकसभा इफ द पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम ऑफ 75, हमें पता है कि 10% मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन आपको मिलने के लिए। तो उसमें या तो आप लार्जेस्ट पार्टी होने चाहिए, या लार्जेस्ट पार्टी एंड आपके पास 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब हमारे यहाँ अगर 550 मेंबर्स है, पर्टिकुलरली 545 है अब, तो उसमें आपको 10%, सो 55 मेंबर्स आपके पास होने चाहिए आपको लीडर ऑफ अपोजिशन मिलने के लिए। तो 75 नहीं है, 55। अगर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो देखिए, थर्ड स्टेटमेंट यहां गलत है, यहां गलत है, यहां गलत है, आपका सीधा आंसर बन जाता है बी, दैट इज 2 ओनली। तो इन द फर्स्ट लोकसभा में अपोजिशन पार्टी स्वतंत्र पार्टी नहीं थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 1969, ये सही बात है, और ये तो हमने तीसरा पॉइंट डिस्कस कर ही लिया। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऑप्शंस अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज कीजिए, कुछ चीजें पता भी नहीं हो एक दो लाइन में, फिर भी आपका एक ऑप्शन इलिमिनेट करने से, एक लाइन इलिमिनेट करने से भी आंसर मिल जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 से क्वेश्चन है, देखिए, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एग्जेम्प्ट्स सेवरल पोस्ट्स फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये सही स्टेटमेंट है कि कुछ ऑफिसेज जो है वो एग्जाम किए गए हैं। द अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स, अगेन सही है। द टर्म ऑफिस ऑफ, अब फिर से यहां पर देखिए, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है इसलिए 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे लिए हैं, ये भी आई डोंट नो कि सही है या नहीं। यहां पर तो 5 बार या 4 बार मेंशन किया है, मुझे पता नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली हमें पता है द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये पूरा हमें पता है कि कुछ टर्म्स है जो मेंशन भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ टर्म्स ऐसी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है लेकिन डिफाइन नहीं है, कुछ टर्म ऐसी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और डिफाइन भी है। तो हमें पता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो मेंशन है बट इट इज नॉट डिफाइंड, फॉरगेट अबाउट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट इवन डिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट अगर गलत हो जाता है तो देखिए 3 यहां पर गलत है, यहां पर गलत है, यहां पर गलत है, तो आपका आंसर बन जाता है 1 और 2। तो एक के पीछे एक 2 क्वेश्चन हमने यहां पर देखे कि जहां पर हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट के बारे में कुछ पता नहीं था। ओके, कि ठीक है पता था लेकिन इन द एग्जाम हमें पता नहीं था, फिर भी सिर्फ एक स्टेटमेंट से आप ऑप्शन देखोगे तो आपका आंसर आ जाता है। तो एग्जाम में कूल काम माइंडसेट रखना है, आंसर तक आप पहुंचते हो, आंसर आपके सामने ही होता है, जस्ट आपको शांत रहना है। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये। क्वेश्चन 80, 90, 100 के पास अगर नंबर में आ जाए तो उस टाइम कम रहता है, हम कभी कभी पैनिक होने लगते हैं, टाइम का इश्यू हो रहा होता है, हमारे क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हुए होते हैं, तो उस वक्त इस टाइप के क्वेश्चन गलत होने की
गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन देखोगे तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक ही स्टेटमेंट अगर आपको पता है, सबको पता होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट वेल डिफाइंड, तो आंसर आपका सही आ जाता है 1 और 2, एकदम मतलब फुल टॉस क्वेश्चन बन जाता है। और वही फुल टॉस क्वेश्चन आप अगर पैनिक करोगे, माइंड काम नहीं रखोगे, तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट भी बन सकता है आपके लिए। तो ये दो क्वेश्चन उस तरीके के थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू the independent regulators in sectors like telecommunication, insurance, electricity, etc. 2019 का क्वेश्चन है। यहां पर देखिए पार्लियामेंट कमिटी और पार्लियामेंट से रिलेटेड भी कुछ मेंशन है, इसलिए यहां पर वो क्वेश्चन ऐड किया गया है। तो एडहॉक कमिटीज ऑफ बाय द पार्लियामेंट, यस पार्लियामेंट कैन क्रिएट स्पेशल एडहॉक कमिटीज उस पर्पज के लिए, और वो उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो सही हो जाता है। पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, डेफिनेटली कि आपको पता होगा कि पैक हो या दूसरी डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज हो, वो किसी को भी समन कर सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं, कुछ रिपोर्ट मंगा सकते हैं, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, पार्लियामेंट को रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, इस तरीके से वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनेंस कमीशन का काम है क्या इनका रिव्यू और रेगुलेशन करना? नहीं है। फाइनेंशियल एफएसएलआरसी का भी काम है क्या? एफएसएलआरसी रिकमेंडेशन देता है, उसका भी काम नहीं। नीति आयोग का तो ये मैंडेट ही नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन है आपका आंसर 1 और 2। तो यहां पर बाकी 3 क्यों नहीं है? फाइनेंस कमीशन प्राइमरीली डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो वो रेगुलेशन की मैंडेट नहीं। इलेक्ट्रिसिटी, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इस तरीके से। एफएसएलआरसी जो है इज अ वन टाइम कमीशन, इट वाज द वन टाइम कमीशन इन 2011 एंड इट सजेस्टेड रिफॉर्म्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर लॉ। नीति आयोग कि हमें पता है इट इज अ थिंक टैंक, उसका कुछ रेगुलेशन से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ रोल नहीं है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन a session of parliament at such a place as he or she thinks fit, कि प्रेसिडेंट को यह ऑथोराइजेशन है कि वो कभी भी उसको जब लगे तब किसी भी जगह पर पार्लियामेंट का सेशन बुला सकता है। अब यहां पर ये देख लीजिए कि समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी ध्यान में रखिए कि वो कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है प्रेसिडेंट का, कि मतलब प्रेसिडेंट को मन में आए और बुला लिया। यहां पर ये भी आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन इट कम्स टू प्रेसिडेंट acts on the aid and advice given by the council of minister। तो यहां पर क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका वो सही हो जाता है, कहीं भी हो सकता है सेशन। ओके, देन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इसका एग्जांपल क्या है कि एक ओल्ड बिल्डिंग थी हमारे पास पार्लियामेंट की, एक न्यू बिल्डिंग बनी पार्लियामेंट की। तो प्रेसिडेंट जब नई बिल्डिंग में हमें शिफ्ट होना था, तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, सारे एमपीज को समन किया। कहां पर? तो नए बिल्डिंग में। प्रीमाइसेस एक भी होंगे लेकिन बिल्डिंग नहीं थी, तो नई जगह पर बुला लिया। इसके लिए कुछ ऑर्डर वगैरह नहीं निकाली गई, एक्ट नहीं पास किया गया, तो समनिंग किया गया था सिर्फ। और ये उसी टाइम का क्वेश्चन है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। 2020 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। तो यहां पर देखिए पार्लियामेंट, अब यहां पर भी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस तरीके का प्रोविजन करता है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कि 2 सेशंस में 6 मंथ से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, इस तरीके से वो मेंशन करता है। तो ऐसे कुछ 3 सेशन ही होने चाहिए, एंड इट इज मैंडेटरी टू कंडक्ट, इस तरीके से कुछ नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि 2 सेशंस में 6 मंथ से ज्यादा आपका ये नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है आपका। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट अ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। अगेन इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट। हमारे यहां पता है कि ओवर द ईयर्स पार्लियामेंट की इफिशिएंसी, पार्लियामेंट के वर्किंग आवर्स, पार्लियामेंट के वर्किंग डेज घट रहे हैं। लोग उस पर नाराज भी हो रहे हैं कि एमपीज आर नॉट मेकिंग देयर मनीज काउंट। ओके, कि उनको जितना पैसा फैसिलिटीज मिल रही है उस लेवल पर उनका काम नहीं हो रहा है। जब फर्स्ट सेकंड लोकसभा थी तब 100 से 120 दिन, 100 to 120 दिन एवरेज काम होता था। नाउ दैट एवरेज हैज ड्रॉप्ड बिलो 70 डेज, और उन 70 डेज में भी हमें पता है कितने डिसरप्शन और सारी चीजें होती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहां देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट आर रिक्वायर्ड, दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। और बहुत सारे कमिटीज भी बोल रही है कि, एंड इवन लेटेस्ट अगर आप 2-4 दिन पहले की, 5 दिन पहले की अगर न्यूज पढ़ोगे तो उसमें अपोजिशन के कुछ तो एमपीज है, आई गेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, डेरेक ओब्रायन और 1-2 एमपी है, इन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल भी इंट्रोड्यूस किया है टू ब्रिंग मिनिमम डेज टू द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट
एंड फिक्स टाइमिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, कि इस तरीके से पार्लियामेंट रैंडम कभी भी समन नहीं होनी चाहिए. वी शुड हैव स्पेसिफिक डेट्स ऑन विच द सेशन शुड स्टार्ट, मतलब 1 मार्च हो या उस तरीके से कुछ, तो 3 बार फिक्स डेट्स होनी चाहिए. इस तरीके की अमेंडमेंट प्रपोज करने के लिए उन्होंने बिल लाया है, वो देखते हैं. करंट अफेयर्स में चल रहा है, लेकिन देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज. तो आपका आंसर बन जाता है 1 and 3. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा. राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स. राज्यसभा 3 लेवल पर हम कंपेयर करते हैं व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन ऑफ पावर्स ऑफ राज्यसभा, कि इक्वल पावर्स विथ लोकसभा, लेस where Lok Sabha is superior to Rajya Sabha, and third is where Rajya Sabha has special powers to compared to Lok Sabha. उसमें हमें पता है कि 249 हो या 312 हो, नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी हो, या आपका 249 की गिविंग पार्लियामेंट अथॉरिटी टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट, तो उसके लिए स्पेशल पावर है. बट व्हेन इट कम्स टू इक्वल पावर्स, तो इक्वल पावर में देखते द मैटर of creating new all India services. तो when it comes to creation of new all India services, हमें पता है it is not equal power, it is a special power of Rajya Sabha. Okay, तो ये नहीं है. Then amending the constitution, हमें पता है अगर बिल देके हम, तो अमेंडमेंट पावर, अमेंडमेंट का बिल जो है वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है. तो उस तरीके से वो बिल अगर राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया है, राज्यसभा ने नहीं मंजूर किया, तो उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग भी नहीं है और वो डेड भी हो जाता है. इस तरीके से अमेंडमेंट बिल पर देखोगे तो इक्वल पावर है. द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट में हमें पता है कि व्हेन इट कम्स टू रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता, तो वहां पर लेस पावर, इट इज अनइक्वल पावर. लोकसभा हैज मोर पावर. व्हेन इट कम्स टू कट मोशन, फाइनेंशियल में भी हमें पता है, फाइनेंस और मनी रिलेटेड चीजों में भी राज्यसभा को बहुत कम पावर होती है. तो यहां पर आंसर बन जाता है आपका अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, अब यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमने सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट में भी आएगा ये क्वेश्चन डिस्कस किया है. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया. आंसर आपका बन जाता है गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट. तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये डिस्कस करते वक्त फर्स्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था. सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट का जो माइक्रो टॉपिक पॉलिटी का हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने बार बार, यूपीएससी का रिपीटेड टॉपिक वाला क्वेश्चन है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब. और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल, लोकसभा इन पर्टिकुलर, एंड कैन बी रिमूव बाय देम. तो आपका आंसर बी हो जाता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, when a constitution amendment bill is presented. यहां पर आप देखिए कि बिल्स पर कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि 5 जो टाइप्स ऑफ बिल है इंपॉर्टेंट: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. इनका कंपैरेटिव चार्ट प्रिपेयर करिए, हाफ पेज में हो जाएगा आपका, लेकिन इट विल सर्व यू वेरी मच इन द एग्जाम. कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा कंपैरेटिव में आप देखोगे तो. यहां पर देखिए रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ऐसा कुछ रिकमेंडेशन लगता है क्या? नहीं लगता. व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर एसेंट. अब ये है क्या? तो नहीं है. द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय द स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग. तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये भी ज्वाइंट सिटिंग की प्रोविजन भी हमारे यहां नहीं है. तो अब आप देखोगे बिल टू रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, कंडीशन नहीं है. व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी टू गिव हिज और हर एसेंट, अगेन सही है. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है मस्ट बी पास बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग, ये भी आपका सही है. तो आपका आंसर 2 and 3 हो जाता है. Okay, next moving on, the next question, which of the following is our exclusive powers of Lok Sabha? Exclusive, जैसे हमने देखा राज्यसभा के क्वेश्चन में हमने देखा there are राज्यसभा and Lok Sabha are equal on some aspects,
in some aspect Lok Sabha is superior to Rajya Sabha and in some aspect Rajya Sabha is superior to Lok Sabha. Now when it comes to एक क्वेश्चन हमने देखा था कि where is Rajya Sabha is equal to Lok Sabha when it comes to powers and authority. Now the question is एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा. यहां पर लोकसभा सभा के लिए एक्सक्लूसिव पावर कौन सी है जो राज्यसभा के लिए नहीं है? तो स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा. टू रेटिफाई द एंड डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. तो रेटिफाई एंड डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी हमें पता है, पर्टिकुलरली बहुत सारे अमेंडमेंट लाने के बाद, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 और सारी चीजें होने के बाद हमें पता है कि राज्यसभा को भी इन्वॉल्व किया गया है और रेटिफिकेशन और डिक्लेरेशन के लिए राज्यसभा का भी रोल है. इट इज नॉट जस्ट द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा. एट द सेम टाइम टू पास द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. बार बार हमने डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल बट टू लोकसभा इन पर्टिकुलर. तो हमें पता है, बार बार हमने डिस्कस किया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी ब्रॉट और नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी ब्रॉट इन लोकसभा. देयर इज नो पावर फॉर राज्यसभा टू ब्रिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन. तो ये सही हो जाता है. टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए हमें पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करने के लिए आप लोकसभा में भी उसका बिल उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राज्यसभा में कर सकते हो. तो यहां पर दिस फर्स्ट एंड थर्ड इज नॉट द स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा, ओनली द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. तो इट इज अ स्पेशल पावर कंपेयर टू राज्यसभा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, as per the rules of the procedure and conduct of the business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such date as the speaker may fix. यहां पर देखते हैं स्पीकर may fix वाला जो पार्ट है. तो लोग पहले क्या होता है कि लोकसभा का स्पीकर का इलेक्शन होता है और वहां पर वो डेट, अब वो डिसाइड करेगा कि आगे का कंडक्ट ऑफ बिजनेस किस तरीके से होगा. तो वो डिसाइड करता है कि डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कब होगा. सही है. देन देयर इज अ मैंडेटरी provision that the election of candidate as a deputy speaker of Lok Sabha shall be from the either the principal opposition party or the ruling. इस तरीके से हमने देखा है, पहले भी डिस्कस किया है. It is not mandatory, it is convention, it is our system. ये हमारा रीति रिवाज चला आ रहा है पार्लियामेंट का, जहां पर हम अपोजिशन पार्टी को डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट देते हैं. ओके, बट इट इज नॉट मैंडेटरी प्रोविजन. तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द डेप्यूटी स्पीकर हैज the same power as the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against his rulings. तो हमें पता है जब भी not just deputy speaker, a person from panel of deputy speakers भी, कोई भी स्पीकर के चेयर में बैठता है तो उससे पूरी पावर्स होती है जो लोकसभा या स्पीकर को होती है. तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है. द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister. ऐसी कोई प्रोविजन हमारे यहां नहीं है. आपका आंसर 1 and 3 हो जाता है. ओके, so 1 and 3 statements are correct. Moving on to the next question with reference to finance bill. अगेन देखिए बिल्स पर क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन बिल्स पर आ रहे हैं. फाइनेंस बिल एंड मनी बिल पर क्वेश्चन है. इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. When the Lok Sabha transmits the finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. अब यहां पर देखिए फाइनेंस बिल के बारे में आपका ये जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाता है, क्योंकि फाइनेंस बिल के बारे में राज्यसभा को भी पावर होती है उसमें अमेंडमेंट करने के लिए. When the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendation. ये सही है कि हमने पहले क्वेश्चन में भी एक बार देखा था कि it cannot reject the bill, it can just make recommendation. ओके, तो सही हो जाता है. इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट द ज्वाइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है. दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा सही हो जाता है. तीसरे स्टेटमेंट में देखिए कि इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग फॉर मनी बिल एंड देयर इज ऑल्सो नो प्रोसीजर फॉर ज्वाइंट सिटिंग फॉर द फाइनेंस बिल अंडर आर्टिकल 10. ज्वाइंट सिटिंग इज कॉल्ड फॉर डिसएग्रीमेंट और ऑर्डिनरी बिल्स. तो आपका आंसर 2 स्टेटमेंट्स ओनली हो जाता है. सो दिस वाज फ्रॉम द मेन टॉपिक और द माइक्रो टॉपिक फ्रॉम ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द पॉलिटी. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.